अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं भाई? सोशल मीडिया पे अब कल से मैं देख रहा हूँ कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं और वो तो वायरल चलें हुई, लेकिन इससे पहले भी मुख्तलिफ मकामात पे आपने भी और हमने भी नोट किया है जो पब्लिक कंजम्पशन की स्पेसेस होती हैं, जो पब्लिक स्पेसेस होती हैं, उनको खूबसूरत बनाने के लिए कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं, कोई पेंटिंग कर दी जाती है, कोई मुजस्समा फिक्स कर दिया जाता है, कोई स्कल्पचर फिक्स किया जाता है। तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और दुनिया भर में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ मकामात जो कि पब्लिक कंजम्पशन के होते हैं, जहाँ पे आवाम की बड़ी तादाद मौजूद होती है, वहाँ पे जो चीज़ें फिक्स की जा रही होती हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, बड़ा स्क्रूटनी करके उन चीज़ों का, उन लोगों का इंतखाब किया जाता है, उन आर्टिस्ट का इंतखाब किया जाता है जिनसे ये मुजस्समे या ये स्कल्पचर्स या ये आर्टिफैक्ट्स बनवाए जाते हैं। तो कराची में भी एक ऐसी शारा है, इनफैक्ट एक नया अंडरपास है जिसपे कुछ दिन पहले मैं और हुमा गुजरे और हम इर्द गिर्द जो पाकिस्तान की नोन पर्सनालिटीज़ की तस्वीरें थी वो देख के हैरान रह गए और हमने लिटरली एक गेसिंग गेम बना दिया कि ये कौन बनाने की कोशिश की हुई है। और हम सर पकड़ के बैठ गए कि ऐसा मुल्क जहां पर इतना ज्यादा टैलेंट मौजूद है कि आप इंडस वैली से भी 2-4 नौजवानों को पकड़ते और उनसे कहते कि ये अंडरपास पंजाब चौरंगी पे जो नया अंडरपास बना है जो फेज 2 की तरफ जाता है फ्रॉम फोरम मॉल, उस अंडरपास की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इंडस वैली से भी कुछ लड़के लड़कियां पकड़ लेते और उनसे कहते कि ये तस्वीरें बना दें हमारे कुछ नामवर फनकारों की, तो वो एक बेहतर काम कर लेते। तो वो तो एक खौफनाक तजर्बा था ही, लेकिन एक उससे ज़्यादा अफसोसनाक, खौफनाक नहीं अफसोसनाक तजर्बा लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में हमने कल से देखा है। एक मुजस्समा बनाने की कोशिश की गई है शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का। तो हम बस कहना ये चाहते हैं, वो एक नज़र सिर्फ दिखा दें और उसके बाद आप खुद फैसला कर लें। हम कहना बहुत बसत एहतराम ये कहना चाहते हैं कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो मोहसिन हैं इस कौम के, उनको ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहे हों, तो ज़रा एहतियात के साथ उस बंदे की, उस कंपनी की, उस आर्टिस्ट की सिलेक्शन किया कीजिए। या तो ये होना कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं नहीं, जब काम करने वाले लोग हैं भी तो फिर प्लीज ये सिफारिशी कल्चर बंद किया जाए। मैं आपको अपनी फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूँ कि लाहौर में आप कैसे काम करा सकते थे और इंतहाई खूबसूरत ये मुजस्समा अल्लामा इकबाल का बनता। आप रॉयल आर्ट स्टूडियो हैं, आप एनसीए चले जाते, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस चले जाते मॉल रोड पर, वहां पे स्टूडेंट से कह देते या रॉयल आर्ट वालों से कह देते, किसी से भी कह देते, वो इससे बहुत बेहतर जॉब पुल ऑफ कर सकते थे। मतलब है कि वो इतना बुरा है कि मेरा ख्याल है कि हम दिखा भी नहीं पा रहे हैं। चले जनाब, इस पर हम मजीद बात करेंगे। और चीन से जो वैक्सीन आई है वो कल से लगना शुरू हो जाएगी, इसको भी आज हम हिस्सा बनाएंगे खबरों का। अच्छा, वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल इज़ वेरी एम्बिशियस एंड वी रिस्पेक्ट हर एम्बिशंस एंड हर ओपिनियंस। ये एक बेहतरीन अल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स है। इससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है और जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस कैन बी अ सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल गैस, लेकिन एट द सेम टाइम वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज टोयोटा इन द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग कि ये जो काऊ डंक है, ये जो गोबर है, इससे वो व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्यूल कर सकें, चला सकें, लेकिन इट इज स्टिल इन प्रोसेस। तो मेरा इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ये कहा गया था कि उस कंपनी की तरफ से एक 2021 में एक गाड़ी आएगी जो कि काऊ डंक से, आइलैंड में बेसिकली, जो कि काऊ डंक से एनर्जाइज की जा सकेगी, उसको फ्यूल दिया जा सकेगा इन फॉर्म ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। लेकिन अभी इट्स अ लॉन्ग शॉट, तो अगर हम उसका इंतजार करेंगे तो फिर तो भूल जाएं। लेकिन ग्रीन लाइन चलेगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कराची में बसेस की बात हो रही है, इस सारे प्रोसेस के लिए बसेस का होना जरूरी है, तो बसेस कहाँ से आएंगी, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास गोबर तो है, हमें बसेस चाहिए। अब वही ना बात यहाँ पे फिर रुकावट बन जाती है। बिल्कुल। तो अगर आपको इन केस यकीन नहीं आ रहा तो हम आपको बता दें कि कराची की बसें अब गोबर से चलेंगी। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल के बकौल हुकूमत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और सेनेट के इजलास से इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में हज़ारों भैंसें हैं जिनसे बड़ी मकदार में गोबर पैदा होता है। सर्टनली होता है और ये एक एनर्जी का सोर्स भी हो सकता है, लेकिन हम किस लेवल पे खड़े हैं अभी इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ये हम सब बखूबी इससे वाकिफ हैं। हुकूमत ने प्लान बनाया है कि इस गोबर से एनर्जी पैदा की जाएगी, फिर वो बसें खरीदी जाएंगी जो गोबर की एनर्जी से चलती भी हों, क्योंकि अभी तो ऐसी बसें दुनिया में आज सच कहीं नहीं चल रही हैं। इट इज स्टिल अ एक्सपेरिमेंट। हाँ, इससे वैसे धुआं नहीं होगा, शोर नहीं होगा, तो फायदेमंद तो है, लेकिन कराची में बगैर धुएं के अगर बसें दौड़ती नजर आए तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था ये हम आपको सुनवा देते हैं।
हमारे मुल्क में एयर क्वालिटी सबसे ज़्यादा डैमेज ही बेसिकली व्हीकुलर इमिशंस की वजह से होती है, तो उसको मेरी गवर्नमेंट ने और मेरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने टॉप प्रायोरिटी बनाया। ये BRT कराची हम बनाने जा रहे हैं और इसमें एक वो भैंस कॉलोनी है, शेरी साहिबा मुझसे बेहतर जानती है कि 350 काउ डंग जो है वो रोजाना साहिल समंदर के अंदर फेंक दिया जाता है। हम उससे इंशाल्लाह आपको बसेस चला के दिखाएंगे। ये पाकिस्तान की पहली जीरो एमिशंस इस इंशाल्लाह कराची के अंदर हम आपको ट्रांसपोर्ट देंगे। अच्छा ज़रताज गुल मतलब है कि हम इतने तेज हो गए हैं कि हम वर्ल्ड की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी से भी ज़्यादा तेज हमारी रिसर्च है और सबसे पहले पाकिस्तान में ही प्रॉब्ली ये काउ डंग से बसें चलना शुरू होंगी। अभी तो वो कंपनी जिसका मैंने जिक्र किया था वो अभी रिसर्च के प्रोसेस में है। 2015 से हम ये खबरें सुन रहे हैं, मैंने भी फॉलो किया, पर्टिकुलरली 17 में, फिर 19 में बात की गई और एक्सपेक्टेड डेट 2021 ही एक्चुअली दी गई थी किसी ऐसी व्हीकल की जो कि गोबर से फ्यूल की जा सकेगी। गोबर से एक्चुअली तो नहीं, ये नहीं है कि आप गोबर भर रहे होंगे गाड़ी में, गोबर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और फिर उससे गाड़ियां चल सकेंगी, लेकिन इट इज अ वेरी लॉन्ग शॉट। सो अभी हमें क्या और 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। वो बात करी थी कि प्लान तमाम तर तैयार कर लिया गया, अब देखते हैं 2021 में क्या होता है। गुल के प्लान तैयार करने से तो कुछ नहीं होगा ना। वो ऐसी बसें भी तो मार्केट में चलना शुरू हो जाए ना जो गोबर से चले। लेकिन सरताज गुल की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी वो सोशल मीडिया पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी वो टीवी पर आकर बहुत से ऐसे बयान देती रही हैं जिन्हें पजीराई तो काफी मिलती है। हाँ, अब पजीराई इन्वर्टेड कॉमास में है यहाँ पे। सो इससे पहले क्या कुछ कहती रही हैं वो, ये भी आप सुन लीजिए। इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही। वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मैं समझती हूँ कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदक़े की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देता है। हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले दफा अगर आप देखें तो स्मोक बहुत कम था, इंशाल्लाह इस दफा भी कम होगा, लेकिन ड्राई सीजन जब आता है तो जारी बात है अभी अगर आप देखें तो ये जो गाड़ियां लाहौर के अंदर एंटर हो रही है रैलीज की वजह से, उस वक्त भी जारी बात है ट्रैफिक ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल जाता है। अच्छा, कोविड-19 के 19 पॉइंट्स भी इन्हीं के थे, है ना? इन्हीं के थे। तो अब तक तो मेरा ख्याल है कोविड 25 तक आ गए होंगे। पता है क्या, हमें नीयत पे शक नहीं है, लेकिन ये एक तवील फहरिस्त है इस किस्म के बयानात की, जिसकी वजह से अगर कभी कोई सीरियस बात भी वो कर देती हैं, जैसे कि मुझे पर्सनली एक बहुत बुरा आइडिया नहीं लगा गोबर से बसें चलाने का, बस वो फिर बात सीरियस रहती नहीं है, फिर वो मीम्स की नजर हो जाती है, क्योंकि एक तवील हिस्ट्री भी तो है ना, किलर स्माइल एंड बॉडी लैंग्वेज अगर वो कोई संजीदा बात भी करे तो anyhow, all those who are energy and science enthusiasts वो हमें बता सकते हैं कि ये जो आइडिया प्रपोज किया गया है वज़ीर मुमलिकत की तरफ से गोबर से बसें चलाने वाला, ये कितना फीजिबल है और इसमें कितना टाइम लगेगा। तो हमें भी ज़रा एजुकेट करें, क्योंकि हमने जितना पढ़ा था अभी काफ़ी इसमें टाइम लगेगा फॉर दीज बसेस टू बी यूज फॉर पब्लिक कंजम्पशन। अभी हम आगे बढ़ते हैं और वैक्सीन की बहुत बात हो रही है। मैं तो कहीं ट्विटर पे पढ़ रहा था, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तो मुबैना तौर पे कहा कि भी अपनी जिम्मेदारी पे वैक्सीन लगाएं। मुझे तो उसकी भी टेंशन हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन आ गई है। अब तयशुदा तरीके के मुताबिक वैक्सीनेशन का अमल बगैर किसी रुकावट के शुरू होना चाहिए। चीन की जानिब से अतिया की गई 5 लाख वैक्सीन की पहली खेप गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँच गई है और सूबों तक पहुँचाने का अमल भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले तिब्बी अमले को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। NCOC के मुताबिक हुकूमत का वादा है कि जो तरीकाकार है, जो तय किया गया है, उसी के मुताबिक वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। एक क्राइटेरियन के मुताबिक जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोग हैं या जिनको कोई ऐसी बीमारियां हैं कि अगर कोरोना हो जाए तो उससे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, फिर उनकी बारी आएगी। तो ये आप फिक्र ना करें, इसमें कोई अमीर गरीब में नहीं देखा जाएगा, इसमें सिर्फ क्राइटेरियन देखा जाएगा कि किसको पहले लगनी चाहिए और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हम लोगों को इस साल के जैसे साल गुजरता रहेगा तो इंशाल्लाह उनको कवर कर सकेंगे।
वैक्सीन लगाने का जो अमल है वो जनाब कल से अब शुरू होगा और इस वैक्सीन के बाद अगले चंद हफ्तों में आलमी इत्तेहाद कोवैक्स की जानिब से भी वैक्सीन मिलने का इम्कान है। हुकूमत भी कह रही है कि मज़ीद वैक्सीन ऑर्डर कर दी है जो कि आवाम को मुफ्त अब लगाई जाएगी और वैक्सीन लगाने के लिए NCOC ने भी अपना पूरा प्लान एक मुरतब किया है। वैक्सीन मिलने का अमल शुरू हो गया है और सूबों पर है कि वो किस तरह से चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं। इससे बात करते हैं तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब चूँकि सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है, ज़ाहिर है वहाँ पर अगर वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी है तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली इट शुड बी रियली इफेक्टिव। बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत साहब। मुसर्रत साहब, कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान आप पहुँचना शुरू हो गई है, पहली खेप आ गई। पंजाब में वैक्सीन लगाने की क्या तैयारियाँ हैं, क्या आप लोगों ने प्रेपरेशंस की हैं, क्या मुकम्मल हो गए इंतजाम या अभी स्टिल इन प्रोग्रेस है मामला? पंजाब भर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके कोई 189 जो हॉस्पिटल्स हैं उनका जो 637 जो स्टाफ मेंबरान हैं उनकी हमने ट्रेनिंग भी कर ली हुई है रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। और इनिशली जैसा कि हमने डिसाइड किया NCOC के फोरम के ऊपर कि तमाम जो सूबे हैं उनके जो फ्रंट लाइन सोल्जर, जिसमें न सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी जितने भी हॉस्पिटल का जो अमला है उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। अच्छा, वैक्सीन पूरे पंजाब में पहुंचाने और लगाने का अमल एक सब्र आजमा और यकीनन एक लंबा काम है। इस सिलसिले में आवाम से आपको क्या ताउन दरकार होगा? देखें, सबसे पहले तो आवाम को गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं या जो हमने प्रायोरिटाइज़ किया है उस तकसीम के ऊपर आवाम को ट्रस्ट होना चाहिए। फिर मैं सारी स्टेज वाइज आगाह कर देती हूँ कि हमने तमाम जो मेडिकल स्टाफ है उनकी हमने रजिस्ट्रेशन की है। तो फर्स्ट फेज़ में हमारे पास कोई 3 लाख जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल है। फर्स्ट फेज़ में ये जो हमें चाइना से जो डोनेशन आई है उसको हम उन लोगों को लगाएंगे। फिर उसके बाद जो अब मैं आप जितनी वैक्सीनेशन हम प्रिक्योर कर रहे हैं उसकी भी मैं आपको स्टैटिक्स बता देती हूँ ताकि आवाम को इसका पता होना चाहिए। 17 लाख वैक्सीनेशन का हमने मुआहदा किया था चंद माह कबल और फर्स्ट कोई उसकी जो खेप है मार्च तक हमें कोई 7 लाख के लगभग मिल जाएगी और फर्स्ट 6 मंथ के अंदर हमें ये 17 लाख डोजेस मिल जाएंगी। उसके बाद एक इंटरनेशनल फोरम है कोवैक्स के नाम से, जिसमें तमाम ममालिक उसके मेंबर है, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। और ये जो फोरम है कोवैक्स, ये वैक्सीनेशन प्रिक्योर करेगा और फिर मुख्तलिफ कंट्रीज़ को यहाँ से भेजी जाएगी। तो पाकिस्तान भी चूँकि उसका मेंबर है तो हमें जून तक वहाँ से तकरीबन 1,70,00,000 वैक्सीन जो हैं वो हमें मुहैया की जाएंगी। चलें, आपने कहा कि वो जून तक 1,70,00,000, अभी तक तो जो वफाक को वैक्सीन आ रही हैं वो एहतियात पे माशाल्लाह हम हैं तो, और ये डोनेशंस ही हैं बड़े मुल्कों की तरफ से, तादाद भी महदूद है। हाँ, बहुत महदूद तादाद है। तो इसलिए सूबों के पास मुसर्रत साहब इख्तियार है कि वो अपने तौर पर भी बंदोबस्त कर सकते हैं। अब पंजाब हुकूमत का कोई ऐसा इरादा है या ऐसा अभी तक क्यों नहीं किया कि जो अतिया के तौर पर ही अपने सूबाई हुकूमतों से दीगर ममालिक में रब्ता करें, दीगर ममालिक की हुकूमतों से सूबों की सतह पर रब्ता करें कि वो हमें दे दें या रियायती निर्खों पे दे दें या ख़रीदें? फिर हम चूँकि आपको पता है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग थी रिगार्डिंग कोविड, हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ पंजाब ने मिलकर काम किया, उसके रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और खातिर खा रहे। इसी तरह अभी भी हम NCOC चूँकि फेडरल में भी गवर्नमेंट हमारी है, पंजाब में भी, तो हम मिल के चल रहे हैं, हम एक साथ चल रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम सूबों को विद आउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम वैक्सीन पहुंचाएंगे भी और उसकी मुनसिफाना तकसीम को भी इंश्योर करेंगे। चलें जी, उसको आप तो एडमिनिस्टर करेंगे लेकिन हम भी उस पर कड़ी नज़र रखेंगे कि मुनसिफाना तकसीम कहाँ तक होती है उसकी। बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, आई एम स्टिल स्टक, वो जो लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में अल्लामा इकबाल का मुजस्समा है तो मुझे रह रहे कि वो आर्टिस्ट याद आ रहे हैं जिनकी खिदमत हासिल की जा सकती थी। एक तो मैंने रॉयल आर्ट स्टूडियो का नाम लिया, फिर द माइकल एंजेलो ऑफ सिंध, बहुत ही जादुई मुजस्समा साज हैं टंडो अलायार के फ़कीरों,
उनको दुनिया में रिकग्निशन हासिल है। अगर उनकी खिदमत हासिल कर लेते तो एक बेहतर चीज़ निकल के सामने आती। ये देखने के काम होते हैं, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स योर विजन अबाउट योर सिटी, अबाउट योर प्रोविंस। और बड़ा दुख हो रहा है लाहौर में रहने वालों को इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में वो मुजस्समा देख के, और जब इतनी बड़ी शख्सियात के मुजस्समे लगाया जाए। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम सिंध में किस तरह से एडमिनिस्टर की जाएगी वैक्सीन। मुर्तज़ा आप हमारे साथ मौजूद होंगे। वैक्सीन आ नहीं रही, वैक्सीन आ गई है, और पंजाब हुकूमत की क्या तैयारी है इस बारे में तो हमने बात कर ली। अब हम सिंध का ज़रा मौक़िफ़ ले लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू मुर्तज़ा साहब। मुर्तज़ा साहब, वफाकी हुकूमत ने वैक्सीन हासिल कर ली है। आप लोग अतिये के ताने देख लें, लेकिन हकीकत यही है कि वैक्सीन वफाक के पास आ चुकी है, अभी किसी सूबे ने भी एक्वायर नहीं की है। तो सिंध हुकूमत तो बाइख्तियार है, आप लोगों ने अब तक खुद क्या बंदोबस्त किया है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है फेडरल डोमेन है, कोई सूबाई हुकूमत को ये चीज़ करने का इख्तियार नहीं है। सिंध हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वफाकी हुकूमत से बात की, उनको ख़त लिखा कि जी आप हमें परमिशन दे दें। हम जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उनके साथ इंगेज कर रहे थे। जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि काम फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू करना चाहिए या उनसे NOC लेने की ज़रूरत है, तो सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया। तो हम वेल विदिन आवर राइट्स हैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि फौरी तौर पर ये तमाम सूबाई हुकूमतों को उनको ये इख्तियार दे देना चाहिए था कि वो भी ये प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कर सके, ताकि ये तमाम काम जो है ज़्यादा बेहतर अंदाज से किया जा सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या मकासद हैं वफाकी हुकूमत की, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, वफाक की जानिब से सूबों को वैक्सीन मिलनी तो है, लेकिन सूबों के पास भी एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए और तैयारी भी होनी चाहिए कि वैक्सीन सब तक पहुंचे। तो आप लोगों ने क्या किया इस सिलसिले में अब तक? देखिए, इस हवाले से जो 5 लाख वैक्सीन चीन से पाकिस्तान को मिल रही हैं, उसमें वफाकी हुकूमत तकरीबन कोई 84,000 डोजेज जो है सूबा सिंध को दे रहा है। उन 84,000 डोजेस का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप हेल्थ वर्कर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, उसकी तमाम स्ट्रैटेजी सिंध गवर्नमेंट बना चुकी है और वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ शेयर कर चुकी है। पहले फेज में कराची, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन की जाएगी। चलें, आपने वो तो प्लान बना लिया है, लेकिन जब वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट की बात है तो हर मामले की तरह इसमें भी सिंध और वफाक की टसल सामने आ रही है। अपेरेंटली आप कह रहे हैं कि आपने ख़त लिखा था और इजाज़त नहीं दी है अभी वफाक में आपको उस वैक्सीन प्रोक्योर करने की। मुर्तज़ा साहब, जिस रफ्तार से माशाअल्लाह काम चल रहा है वफाक का भी और सूबे का भी, आप कह रहे हैं कि आपने ख़तो किताबत की है, आपकी नज़र में कितना वक्त लग जाएगा सिंध में मकीम तमाम लोगों को वैक्सीन लगाने में? ये मैक्सिमम मेजॉरिटी। देखिए, 4 करोड़ 82 लाख पॉपुलेशन है सूबाई सिंध की। अगर आप पिछले सेंसस पर नजर डालें तो 4 करोड़ 82 लाख डोजेस तो पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। इसीलिए सिंध हुकूमत ने वफाक को खत लिखा था कि हम ये काम खुद भी करना चाहते हैं, ताकि वफाक अपना किरदार भी अदा करे और उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट अपना काम करके उन चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट कर सके, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस जारी और सारी रखा जा सके। बट शायद फेडरल गवर्नमेंट की कुछ और प्रायोरिटी है। फेडरल गवर्नमेंट ने ये मुनासिब समझा कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है या वैक्सीन प्रोक्योर करना है वो वफाक खुद करे, या डोनेशन जो आनी है वो वफाक खुद ले। तो इसलिए उन तमाम चीज़ों को वफाक ने अपने हाथ में, कंट्रोल में रखा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुर्तज़ा वहाब की बातों से यही लग रहा था अब्दुल्ला कि ये वैक्सीन का मामला भी सिंध और वफाक की जो एक टसल काफ़ी अरसे से जारी है उसका शिकार ना हो अपेरेंटली। और अगर लास्ट सेंसस की तो खैर हम सिंध की आबादी की ना ही बात करें, तो क्योंकि कराची की ऑलमोस्ट आधी आबादी उसमें काउंट ही नहीं की गई, सो इसलिए क्या उसको डिस्कस करना है। कराची वालों को अगर सिर्फ वैक्सीन लगानी पड़ जाए तो 2.5 से 3 करोड़ कराची में रहने वाले लोग हैं, वही इंतज़ाम करना भी मुश्किल हो जाएगा। खैर, अभी एक और मामला हमने डिस्कस करना है। तो ये वैक्सीन अब आ गई है, किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगा इस पर तो जियो न्यूज़ और जियो पाकिस्तान नज़र रखेगा ही। लेकिन कराची में एक बड़ा अजीब व गरीब सा इंसिडेंट हुआ और एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग इस तरह के हादसात हो जाना। कराची में एक्चुअली हुआ ये है कि एक मुकाबले के दौरान
बॉक्सर की जान चली गई और ये बॉक्सर की हलाकत कई सवालात भी उठा रही है। हिफाजती इक़दामात के बगैर ऐसे ख़तरनाक खेल की इजाज़त कैसे दी जा सकती है, ये बड़ा अहम मामला है। बिल्कुल, कराची का एक मकामी क्लब है और इसके तहत होने वाले बॉक्सिंग मुकाबले की हम बात करें, जहाँ पर पशीन से ताल्लुक़ रखने वाले 33 साला बॉक्सर मोहम्मद असलम को हरीफ का पंच लगा, ये चेहरे पर लगा और इसके बाद वो गिर गए। उन्हें मकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो इतवार की सिपहर इंतकाल कर गए। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। बॉक्सिंग माहिरीन ने इस अफसोसनाक वाक़े की वजह हिफाजती इक़दामात की कमी और मुकाबले के दौरान मेडिकल टीम की गैर मौजूदगी को करार दिया है और मुशीर खेल सिंध ने कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात का उन्होंने बाकायदा हुक्म दे दिया और साथ ही उन्होंने कहा है कि तमाम गैर कानूनी जो खेल हैं वो बंद किए जाएँ। इधर ये एक कोई मर्डर है या वाकई एक्सीडेंट है, और अगर एक्सीडेंट है तो भी उसके रूल्स को फॉलो किया गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सिंग में एक हैवी वेट होते हैं और लाइट वेट होते हैं। क्या इनका मैच पूरा था, क्या उनको बाकायदा मेडिकली चेकअप हुआ था या ऐसे ही उसको बाईपास किया गया? अगर जो भी हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उस क्लब या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप सोचें कि इस नौजवान के घर वालों पे अब क्या गुजर रही होगी या वो किस कैफियत में मुब्तला होंगे। उनका नौजवान हट्टा कट्टा लड़का इस तरह से दुनिया से चला गया। बॉक्सिंग चैम्पियन मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, इज़ ए प्रोफेशनल बॉक्सर, और ज़रा उनसे पूछते हैं कि हाउ डज़ दिस ऑल वर्क। वसीम, कराची में एक बॉक्सर मुकाबले के दौरान अपनी जान गंवा देता है। आप सालों से ये खेल खेल रहे हैं, क्या ये इतना ही ख़तरनाक है या इट इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट्स? आपने इस वाक़े के बारे में जो सुना, आपका क्या कहना है इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, बॉक्सिंग बहुत ही ख़तरनाक स्पोर्ट है। इसके लिए बहुत ख्याल करना पड़ता है, यानी मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं। अगर आप उस रूल्स पे खेलें और आपको लुक आफ्टर किया जाए तो इंशाल्लाह आप फाइट हमेशा खेलते रहेंगे। ठीक है। अच्छा वसीम, अब तो इस मामले की जो तफ्तीश है वो होगी, जो एक लंबा प्रोसेस है ऑब्वियसली, लेकिन बतौर एक प्रोफेशनल बॉक्सर आपको इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन नज़र आता है? हर फाइट के से पहले मेडिकल होता है, जिसको बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियसली करते हैं। मेरा जो मेडिकल था लास्ट टाइम वो लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें एड का जो मेरा सर है उसमें MRI है, वो मस्ट है। अगर आपका MRI ठीक नहीं आए तो आपको बॉक्सिंग खेलने नहीं देते। तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने बॉक्सर हैं, कितने प्रोफेशनल बॉक्सर हैं जिनको पहले फ़ाइट से मतलब 20 डेज़ या 2 वीक्स बिफोर उनको लेके जाते हैं, उनका MRI होता है, उनका प्रॉपर मेडिकल होता है। मुझे नहीं पता इस बात का। आई डोंट थिंक सो कि इनका इस तरह का मेडिकल हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बॉक्सर है जिसको MRI और जिसका प्रॉपर मेडिकल हुआ हो। सवाल ही नहीं पैदा होता। आप सही कह रहे हैं वसीम के MRI वगैरह करा रहे हों। एक तो ये टेस्ट महंगे भी हैं, फिर हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि बॉक्सिंग के मुकाबले से पहले MRI कराएं और उसके बाद देखें कि मेडिकल टीम का ऑन स्पॉट मौजूद ना होना, ये कोई चक्कर ही नहीं है। ये तो ये बातें हम पता नहीं कौन से ज़माने की कर रहे हैं, दुनिया में होती हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं। अब वसीम, बॉक्सिंग को फ़रोग़ भी हम देना चाहते हैं, ये हम सबकी ख्वाहिश भी है, लेकिन बॉक्सर्स की सेफ्टी भी ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फौरी तौर पर हुकूमत क्या करे और बॉक्सर्स बज़ाते ख़ुद क्या एहतियात करें? आपका क्या मशवरा है? वो भी तो ज़रा अपनी से रखें इसमें कि जनाब हमारे मेडिकल कराए जाएँ, उसके बाद हम रिंग में उतरेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर कोई यहाँ पे पाकिस्तान में नॉन ऑफिशियल आके इवेंट करा रहा है। ये बहुत डेंजरस स्पोर्ट है, इसमें बहुत ख़तरा है, इसमें आपकी जान जा सकती है। आप मतलब कोमा में भी जा सकते हैं कि बहुत से फाइटर है, पोर्टो रिको के मैक्सिकन फाइटर्स है, वो अभी तक कोमा में, उनको पंच लगने से। तो ये एक डेंजरस स्पोर्ट है, लोग इसमें बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री में कोई देखता नहीं है इसको। अनफॉर्चुनेटली कोई देखता नहीं। और ये जो अनऑफिशियल और अनअप्रूव्ड और अनऑथराइज्ड रिंग्स बने हुए हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और वहाँ पे ये मुकाबले हो रहे हैं, उनको सर्टनली बंद होना चाहिए या फिर उनको किसी रूल के तहत रेगुलेट किया जाना चाहिए। उसमें सर्वे होने चाहिए, उसमें देखें कि जनाब अगर कोई बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है तो वहाँ उसके पास एक परमानेंट फैसिलिटी है, मेडिकल कोई बंदा रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे मौजूद। सेफ्टी के इंतजामात वहाँ पर क्या हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और मोहम्मद असलम बहुत से कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबले थे जिनमें वो हिस्सा ले चुके थे। अब
इसकी तहकीकात होंगी और क्या बात असल सामने आती है ये तो वक्त ही बताएगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। एवरीबडी इज सो कंसर्न्ड कि कोरोना वैक्सीन अब आना शुरू हो गई है तो लगेगी कैसे। हम मुख्तलिफ सूबों की राय उनसे जान रहे हैं कि उनका क्या प्लान है। पंजाब वाले तो कह रहे हैं वो भरपूर तैयारी के साथ मौजूद है मैदान में। सिंध में अभी वही मसला चल रहा है, वो कहते हैं जी हमने वफाक को ख़त लिखा था लेकिन उन्होंने हमें अपने तय वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त नहीं दी, कोई NOC चाहिए होता है उसके लिए। अब बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है ये भी जान लेते हैं। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान में वैक्सीन की आमद अब शुरू हो गई है, कल से लगना भी शुरू हो जाएगी। बलूचिस्तान सबसे पहले कोरोना से मुतासिर होने वाले मकामात में शामिल है। यहाँ वैक्सीन लगाने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं आपकी जानिब से? जो वैक्सीन जो पहुंचा है इस वक्त और NCOC में जो फैसला हुआ है उसमें वैक्सीन जो है वो बलूचिस्तान को कम मिकदार में डोजेस जो है फराम किए जा रहे हैं। टोटल 5 लाख में ये फैसला हुआ है कि 5000 डोज जो है वो इस वक्त जो है बलूचिस्तान को गवर्नमेंट के हवाले करेंगे। और हमने सिर्फ कोयटा में इस वक्त 5 जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर हमने इस्टेब्लिश कर लिए हैं। इसके अलावा लसबेला चूँकि सिंध को बॉर्डर करता है, लसबेला है, चागी और तुरबत, ये वो दीगर अजला है, यहाँ पे भी हमने सेंटर इस्टेब्लिश कर लिए हैं। लेकिन ये कि डोज़ हमें बहुत कम मिला है। हमारा जो सिर्फ जो फ्रंट लाइन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं और हेल्थ सर्विसेज से जो मुंसलिक जो हमारा अपना स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का रजिस्टर्ड उसकी तादाद 22,000 है। तो हमने तो ये गुजारिश किया था, हमारा मुतालबा ये रहा कि 22,000 डोजेस जो है हमें फराम किए जाएँ 22,000 लोगों के लिए। अच्छा लियाकत साहब, आप लोगों ने अपनी फहरिस्त बनाई हैं कि कितने लोगों को वैक्सीन दरकार होगी और कब तक पूरे सूबे को कवर कर सकेंगे। इस सिलसिले में कोई पेपर वर्क कंप्लीट है आपका? देखिए वक्त लगेगा। अब जो सिर्फ 5,000 डोजेज जो हमें मिले हैं और 3 हफ्ते बाद 5,300 दीगर मिलेंगे और वो तो जाहिर है इन्हीं 5,000 लोगों को अगेन लगाना पड़ेगा, यानी आफ्टर 4 वीक्स। तो इस वक्त तो सिर्फ 5,000 लोग, और जैसे मैंने जिक्र किया उसमें 22,000 तो सिर्फ हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स हैं। ठीक है। अच्छा शाहवान साहब, विफाक वैक्सीन मंगवा तो रहा है और एहतियात भी मिल रहे हैं, वैक्सीन खरीदी भी जाएंगी, लेकिन सब सूबों के पास भी इख्तियार है कि वो अपने तौर पे अगर चाहें तो ये काम कर सकते हैं। तो क्या हुकूमत बलूचिस्तान कुछ ऐसा करने जा रही है? खुद वैक्सीन मंगवाएगी हुकूमत बलूचिस्तान? नहीं, बिल्कुल मंगवा सकती है। और जब ये कोरोना शुरू में आया हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में उस वक्त वेंटिलेटर्स हमने मंगवाए, ऑर्डर हमने प्लेस किए, मास्क हमने मंगवाए, दीगर इंस्ट्रूमेंट जो जुड़ा हुआ था कोरोना के तमाम ऑपरेशंस के लिए। तो वो तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट उस वक्त भी हमने सारे इंतजाम किए और यही वो हमारे एफर्ट्स थे, ये वो संजीदगी थी कि जिसकी वजह से बलूचिस्तान में कोरोना से जो है लोग कम मुतासिर हुए। तो इंशाल्लाह अब भी हम फ्यूचर में देखेंगे सूरत हाल को। ठीक, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ शिकवा कर रहे थे, वो कह रहे थे विफाक की जानिब से डोजेस कम टोटली कम है, जाहिर है। तो 5 लाख डोजेस में मुझे हाँ। बताएं कि कितनी किसको मिलेंगी, तो फिर ये सूरत हाल तो है। एंड आई एम प्रीटी श्योर, कल शाह साहब से हम बात भी कर रहे थे कि वो VIP कल्चर तो नहीं आड़े आएगा, वो आएगा आड़े। और सबसे पहले हमारे एक तवील फहरिस्त होगी VIPs की, जिनके घरों पर जा के वैक्सीनें लगेंगी या फिर वो खुद फोन कर रहे होंगे इधर उधर घुमा के पहले हमें और हमारे घर वालों को लगा दें। यू नेवर नो, ये सिलसिला शुरू भी हो गया होगा शुरू। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? क्योंकि सबसे पहले जब टेस्टिंग का भी मसला था ना, आपको पता है, आई नो अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स जहां पर जनाब कुछ अहम शख्सियात के पूरे घर, उनके पूरे स्टाफ, उनके डोमेस्टिक वर्कर्स, उनके चौकीदार, उनके ड्राइवर, सबके टेस्ट हो रहे हैं जी ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे, क्योंकि खौफ इतना ज्यादा था। सो हम आपको एक बड़ी क्यूट चीज दिखाना चाहते हैं। अभी हमारा पहला घंटा इख्तिताम होने को है कि बर्फ पे स्लाइड करना इंसान तो एंजॉय करते ही हैं, लेकिन वॉशिंगटन DC में नेशनल जू में पांडा वैसे बड़े क्यूट होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। पांडा कितना एंजॉय कर रहा है पांडा। अच्छा, स्लाइड नहीं है माशाल्लाह, कलाबाजियां भी हो रही हैं और एक खूब लुत्फअंदोज हो रहा है, भरपूर मोटे पेट के साथ ये सब कुछ हो रहा है। चार्ली चैपलिन से तो आज आपको मिलवाएंगे। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे वाकई हम चार्ली चैपलिन की कुछ पुरानी मूवीज देख रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त मुशाबहत है इनकी। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और वो जो टसल चल रही है ना विफाक एंड सिंध की,
उससे बड़े काम रुके हुए हैं। मुझे तो लग रहा है उससे वैक्सीनेशन का काम भी मुतासर होने वाला है। एक अरसे से ये टसल चल रही है, विफाक सिंध में काम करना चाहता है, सिंध हुकूमत करने नहीं देती। एक बार फिर विफाकी हुकूमत की जानिब से संगीन इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत को नाकदीन का मुंह या तो परफॉर्मेंस से बंद कराना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नाकदीन का मुंह बंद हो, या फिर विफाक को अपनी सलाहियतें आजमाने दें। यूँ तो 2018 की अगर हम बात करें तो तब से ही विफाकी और सिंध हुकूमत की नहीं बन रही, लेकिन एक बार बात जो है वो गवर्नर राज तक भी जा पहुंची, लेकिन ये काम आज तक ऐसे ही चल रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों से दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। इनफैक्ट तेज़ी आ गई है। अली ज़ैदी और वज़ीर आला सिंध के फड्डे के बारे में आपने सुना होगा। इस लड़ाई के बाद हालात ज़्यादा कशीदा नजर आए। वफाकी हुकूमत की जानिब से बार बार बताया जा रहा है कि सिंध में काम ना करने की वजह पीपल्स पार्टी हुकूमत ही है। हैरत की बात यह है कि सिंध में जो हमारा सूबा नहीं है, वहाँ सिंध की आबादी से ज़्यादा पैसे बांटे गए, हालांकि पीपल्स पार्टी का सूबा था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई। जरा सा भी अगर हम सिंध के अवाम के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो आगे से नारा ये बुलंद होता है 18वीं तरमीम का, सिंध के बाइख्तियार होने का। इसमें इस अवाम के बाइख्तियार होने का, सूबों को इख्तियार होने का तो जितना इदराक इमरान खान को है, किसी और सियासतदान को नहीं। पिछले 2 साल में सूबा पंजाब को तकरीबन 2300 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ है फेडरल गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट को 1600 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ है, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम जांच सकें कि ये सूबों को जो पैसा जा रहा है ये खर्च भी हो रहा है या नहीं हो पा रहा है या किधर जा रहा है। सिंध के वज़ीर आला ने कहा कि मैं तो वज़ीर आज़म को जवाब दे ही नहीं, तो फिर फेडरेशन का तस्वुर कैसे जो है वो आगे चलेगा। ये वो इल्ज़ामात हैं जो वफाकी वज़रा की जानिब से लगाए जाते हैं सिंध पर। सिंध हुकूमत की अगर बात करें तो इन इल्ज़ामात के जवाब में आगे से और इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिंध हुकूमत आड़े आती है, रोड़े अटकाती है। आप मुझे बताइए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का ऐलान कराची शहर के लिए किया था। क्या 162 रुपए कराची में लगाए इन्होंने? सिंध हुकूमत ने क्या रुकावट की? 1 रुपया इन्होंने कराची में नहीं लगाया। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ग्रीन लाइन के हवाले से ऐलान नहीं किया था कि 3 महीने में हम बसें चला देंगे? क्या बसें चल गई? इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया? नहीं। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हैदराबाद के तालिब इल्मों के लिए इस्लामाबाद में बैठकर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह नहीं किया था? क्या यूनिवर्सिटी कायम हो गई? सारे एक जैसे हैं, ट्रस्ट मी। मतलब जिनसे शिकवा किया जा रहा है उन्होंने तो कुछ नहीं किया। जो ग्रीन लाइन पिछली वफाकी हुकूमत के तहत जितनी बनी थी, अब 3 साल ऑलमोस्ट होने को आए, उसमें मेरा ख्याल है कि 1 ईंट का भी इजाफा नहीं हुआ। और जो शिकवा कर रहे हैं उन्होंने खुद क्या काम किया है? वो भी आज तक कराची को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं दे सके। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान इख्तियारात की जंग दरअसल एक आम सी लड़ाई ही है, लेकिन तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के इस दंगल में नुकसान सिंध के आवाम का हो रहा है। और सिंध में तो चले बहुत बड़ा वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का, लेकिन कराची में बहुत बड़ा वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों आपका है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज एन ऑल्टरनेटिव लोगों ने इस दफ़ा वोट दिया, पिछले इलेक्शन में चूज़ किया, इस उम्मीद के साथ, इस उमंग के साथ कि वो कुछ करेंगे, उनके मसाइल का हल तलाश करने के लिए थोड़ी जिद्दोजहद तो नज़र आएगी, लेकिन वहाँ भी सिर्फ सन्नाटा है। माशाल्लाह से कराची से जो MNAs हैं जितने हैं, उनमें से चंद एक के अलावा कौन आपको कराची में नजर आता है? आगे तो इस्लामाबाद बैठे होते हैं। ये एक अच्छा कवर अब्दुल्ला बना लिया गया है कि जब परफॉर्मेंस की बात आती है, चाहे विफाक से परफॉर्मेंस का सवाल किया जाए, चाहे सिंध हुकूमत से, तो वो इल्ज़ामात की एक बौछार शुरू हो जाती है। सिंध की वज़ीर बराए बहबूद ख़वातीन रहनुमा पीपल्स पार्टी भी शैला रज़ा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। शैला रज़ा साहिबा, विफाकी हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि विफाक तो सिंध के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन सिंध हुकूमत ताउन नहीं करती, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मुझे अफसोस हुआ असद उमर पे, लेकिन इसलिए ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म ने कहा सिंध हमारा सूबा नहीं है। तो असद उमर फिर कुछ तो लाज रखी उन्होंने कि फिर भी उन्होंने कह दिया। सवाल ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये जो K4 है और S3, ये वो मंसूबे हैं जो वफाकी हुकूमत और
सूबाई हुकूमत के दरमियान 50% दोनों को अदायगी करनी थी। जब से आपकी हुकूमत आई है आपने K4 में एक पाई नहीं दी, S3 से आप मुकर गए। वफाक के बहुत सारे मंसूबे जिसमें हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न बाईपास की एक्सटेंशन, एक्सपो सेंटर की एक्सटेंशन और बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जो वफाक के चल रहे थे, आपने उन्हें बंद किया। और उसके बाद अपने MPAs को वो फंड एनुअल डेवलपमेंट और अपने MNAs को, MQM के और MNAs को, MPAs को ये सारे फंड आपने दे दिए। फिर आपने पूछा भी नहीं कि कहाँ लगे, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या घपले हुए, ये आपका मसला ही नहीं है। आपकी हुकूमत चलती रहे, कायम रहे, कहीं नहीं लगे, कोई कुछ भी लगता हो तो नज़र आता। अब शला रज़ा साहिबा, अब आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन वफाक अपनी जगह कायम है। अब इसका एक हल जिसमें आवाम की बेहतरी हो सकती है वो ये हो सकता है, प्रपोज़ कर देते हैं आपको कि वफाकी हुकूमत को आप फ्री हैंड दें कि भाई सिंध में आपने जो काम करना है, कराची में पर्टिकुलरली आपने जो काम करना है करें, अपनी मर्ज़ी से करें। सिंध हुकूमत पर ज़ाहिर है फिर करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं आएगा जो वफाक लगाता रहता है, और हम जैसे अवाम का भी भला हो जाएगा और तहरीक इंसाफ को भी अपने दावे साबित करने पड़ेंगे और जो उन्होंने वादे किए थे इंतखाबी वादे वो भी पूरे करने पड़ेंगे। तो ऐसा तो आप उनको दावत देना कि जनाब हम आपसे पूछेंगे भी नहीं, आपने जो करना है आप करें कराची में, सिंध में। मुल्क एक कायदे तरीके से चलता है, इस तरह नहीं चलता कि फ़लाँ को काम करने दें और उसको करने दें। ठीक है, फिर सिंध हुकूमत ने हॉस्पिटल्स में जो बेहतरी की है और मुख्तलिफ़ सूबों में उसमें जो बेहतरी की है वो हमें दूसरे सूबों में इजाज़त दे दें। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि सूबाई हुकूमत के काम में मदाखलत नहीं की जाए, यहाँ तक के भी कि जो वफाक के मंसूबे हैं जिस सूबे में शुरू किए जाएँ उस सूबे को ऑन बोर्ड लिया जाए, उस जगह के अवाम की मर्ज़ी ली जाए, अगर सूबे ये इजाज़त ना दें तो ना किया जाए। आपने देखा होगा कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट हमने नवाज शरीफ से कहा था कि आप सूबे को ऑन बोर्ड लें, सब चीज़ों में साथ बिठाएं। आज उसका हशर देखें कि माहिरीन ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो इतना पानी भरा उसकी एक वजह ये मंसूबे की गलत मंसूबाबंदी थी। तो ये नहीं होता है कि आप बादशाह नहीं हैं कि जिस जगह जो चाहें वो कर लें, इस तरह नहीं हो सकता। जो आपके मंसूबे चल रहे हैं उनका हशर देख लें। लेकिन शैला रज़ा साहिबा, उसके लिए ज़रूरी है कि सूबे में भी एक विल नज़र आनी चाहिए, सूबा काम तो करना चाहे ना। अच्छा, इस वक्त ये एक बड़ा मसला है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान इल्ज़ामात का तबादला और ज़ुबान बहुत ज़्यादा सख्त इस्तेमाल की जाती है। तो वफाक और सिंध हुकूमत ने चलना तो इकट्ठा है, ये तो डिसाइडेड है, फिर अगर लहजे कुछ नरम कर लिए जाएँ तो इसमें क्या हर्ज है? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इसको सपोर्ट करती हूँ आपके सवाल को, और मेरे वज़ीर आला भी इसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। इसीलिए वो बहुत सी बातें जो CCI में करने की हैं, जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में करने की हैं, वो वहाँ करते हैं। फिर खतूत लिखते हैं, लेकिन उनके खतूत का मजाक उड़ाया जाता है, उनसे आकर वफाकी मिनिस्टर बदज़बानी करते हैं। तो फिर हम भी उनको बताते हैं कि ये आपका तरीक़ा नहीं है। अगर एक वज़ीर आज़म जिसकी पार्टी की हुकूमत एक सूबे में नहीं है इतना गिर जाए कि वो कहे कि ये सूबा हमारा नहीं है, तो आप उससे क्या तवक्को रख रहे हैं? तो हम तो आईनी तरीके पे चलने को तैयार हैं, और जो आइन ने कहा है हम अपना वो हक छोड़ेंगे नहीं, और जो आइन ने कहा है कि हमारा हक है वो हम किसी को लेने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैला रज़ा साहिबा। आपकी बातों से और दीगर लोगों की बातों से ही नज़र आता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड मे बी हियर, एंड इसका कोई ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन रुलते तो अवाम रहेंगे, इसमें रुलते अवाम रहेंगे, और मैं माजरत के साथ ये दोनों को पता भी है कि ये ऐसे ही चलाना है और आवाम को बस बेवकूफ़ बनाना है, तो बनाते रहे। वो जो अरबों के पैकेज थे, वो जो कराची के लिए अनाउंसमेंट्स हुई थी, वो जो कराची बारिश के बाद डूबा था, वो जो कराची में ग्रीन लाइन चलने के वादे थे, वो सब ऐसे ही रहेंगे। और कराची वालों के बारे में जब कहते हैं ना रिजिलियंट हो गए, मुझे बड़ा बुरा लगता है। क्यों भाई हम अपने साथ बुरा सलूक होने के आदी हो चुके हैं अब? कभी तो कराची वाले भी आवाज़ उठाएं। लेकिन जो गोबर से बसेस चलाने का प्लान है वो आपको लग रहा है कि जल्द पूरा हो जाएगा? लगता है ब्रेक के बाद वो हम ब्रेक के बाद इस पे ज़रा रोशनी डालते हैं। और चार्ली चैपलिन से भी आपको मिलवाएंगे। पेशावर के शहरियों और पाकिस्तान के शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर। उस्मान ही हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, पहले तो आप ये बता दें कि चार्ली चैपलिन बनने की कैसे सूझी आपको, और क्या यही आपका रोज़गार भी है या कुछ और भी करते हैं इसके साथ आप? जी, चार्ली चैपलिन का मैंने इसलिए सोचा कि कोरोना का वबा था, बहुत सख्त, काफ़ी लोग परेशान थे, गमों में डूबे थे, जहनी बीमार बन चुके थे कुछ लोग, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना था।
सब लोगों को। तो इसलिए फिर मैंने वीडियोस देखे चार्ली के, मैं ख़ुद भी बीमार था। जब मैं ठीक हो गया मैं चार्ली की वीडियोस मोबाइल उठाया, मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चार्ली चैपलिन बनूं पाकिस्तान के लिए और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आऊँ, लोगों के ये गम और परेशानियों को दूर कर दूँ। तो जब मैंने कदम उठाया चार्ली चैपलिन का, तो एक चौक पर हम गए, वहाँ हम वीडियो बना रहे थे, तो काफ़ी बहुत लोग इकट्ठे हो गए और सब हमें दाद दे रहे थे और यही कह रहे थे कि भाई आपने बहुत अच्छे वक्त में करैक्टर शुरू किया, हमारे चेहरे पे आपने मुस्कुराहट लेके आया और हमारी जहन बिल्कुल बदल लिया, वरना हम तो इतने कंफ्यूज हुए थे कि अपने घर वालों के साथ भी नहीं बैठ सकते थे। इसके पीछे जो काम है वो तो है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है ना उस्मान, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी अच्छी है। तो कोई अपने शौक़ में ज़ाहिर है ऐसा काम करे या ज़रूरत में भी, तो घर वाले, मोहल्ले वाले या यार दोस्तों से पजीराई तो मिलती है या टाइम्स अप्रिशिएट नहीं भी करते लोग। पर्टिकुलरली अगर कोई मज़ाहिया किरदार हो तो मजाक भी बन जाता है। तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है? आपको सपोर्ट है अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की, अपने दोस्तों की? जी, अगर देखें तो मेरे साथ इलाके वाले भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मजाक करते हैं मेरे साथ। और घर में तो ऑलरेडी मैं यानी कि कॉमेडीज़ हों, गपशप वगैरह लगाता हूँ, तो ऐसा कोई वाक़या सामने नहीं आया। अच्छा उस्मान, ये भी कहिएगा कि अब आपको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी नौकरी की ऑफ़र हो गई है, तो क्या काम होगा अब? क्या पेशकश आप कबूल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की? उन्होंने ऑफ़र किया है, लेकिन अभी देखते हैं आगे कि क्या होते क्या नहीं होते। अगर ये नौकरी मुझे दे भी तो उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि नौकरी में वो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा दे, क्योंकि अगर मैं अपने टैलेंट की तरफ नज़र रखूँगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। This is funny and you know you have almost recreated that सेंस, दैट होल सीन जो चार्ली की मूवीज़ में हमें लगता था ना, आप भी अपने अंदाज में अपने चुटकुले करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम उन्हीं को देख रहे हैं। अब आगे क्या प्लान है आपका? ज़ाहिर है ये फ़न पेशावर वाले तो आपका देख रहे हैं, पाकिस्तान भी इस वक्त देख रहा है, क्या दुनिया को भी आप दिखाना चाहेंगे? मैं चाहता भी यही हूँ कि मैं पाकिस्तान में भी पूरा, बल्कि दुनिया को भी ये टैलेंट मैं दिखाऊँ और वो देखें मुझे। तो इसके लिए जो है अच्छे बैकग्राउंड की ज़रूरत होते हैं। हम किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ भी गवर्नमेंट के अपने वो मुलाजम होते हैं, वो हमें वहाँ से भगा देते हैं। जब हम कोई और अच्छा जगह देखते हैं तो वहाँ भी कोई ना कोई आ जाते हैं, निकल जाते हैं, वो हमें वहाँ से भगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारे फुटपाथ पर होते हैं या खेत में होते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये अपना चार्ली का टैलेंट दुनिया को भी दिखाऊं। अभी ये भी बहुत बड़ी बात है कि महदूद वसाइल भी हैं। ज़ाहिर है कि वीडियोस जो बन रही हैं फ्री में नहीं बन जाती हैं, इसके पीछे एक एफर्ट है, एडिटिंग है, रिकॉर्डिंग है और गेटअप है, सारी चीज़ें हैं, टाइम है सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ये बिला वजह की जो रुकावटें हाइल हो जाती हैं। किसी को कोई क्रिएटिव काम करता हुआ देख लें, भाई आप यहाँ नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की मज़ीद तस्वीर जारी की हैं। इन केस यू हैव मिस्ड इट, तो हम हैं ना आपको दिखाने के लिए। और इसमें उन्होंने तमाम लोगों को क्रेडिट भी दिए हैं जिनका इनकी ये लुक क्रिएट करने में हाथ रहा है। तस्वीरों का बड़ा इंतजार था बेसब्री से बड़े लोगों को। पहले तो वो ऐसी मोबाइल से ज़रा ली हुई तस्वीरें आनी थी ना, और मेहंदी के दिन की तस्वीर में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दुल्हन दूल्हा। और क्या बाकी डिटेल्स जो हैं, ये मेहंदी के दिन की तस्वीर है बाय द वे। ज़ारा शाहजहान ने ये प्रॉब्ली इनका ड्रेस क्रिएट किया था। एंड मुझे हर चीज़ से ज़्यादा जो है ना इनके जो बैकग्राउंड एंड सेट डिज़ाइन है ना वो बहुत पसंद आया। अच्छा, ये वाला जो उन्होंने अपनी मेहंदी का जोड़ा है, इसमें उन्होंने जो पाउच पकड़ा हुआ है, इसमें उनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर है। बड़ा ही अच्छा उनका। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात भी है इस वाले कपड़े में, आपको दुपट्टे के ऊपर ना कुछ कैलीग्राफी कढ़ाई हुई नजर आ रही होगी। और ये बेनज़ीर के लिए जो लिखा गया था ना कि वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी, वो सूंधी मिट्टी सिंधड़ी की, वो लड़की लाल कलंदर थी। ये पूरा स्टांजा जो है, ये पूरा ये ग्रीन वाले पार्ट शेर जो है लिखा गया है इनके ग्रीन दुपट्टे के ऊपर। और यू नो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से महसूस होता है कि इन बच्चों ने अपनी माँ को कितना मिस किया है इस मौके पे। ऑब्वियसली यही मौके होते हैं जब आप अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा मिस करते हो। जैसे बिलावल ने भी ये कहा था कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारी वालिदा कहीं दूर बैठी हमें देख रही हैं इन खुशियों में। बस ये यू जस्ट अपने आप को तसल्ली देते हैं, अब हैं तो नहीं वो
इनके दरमियान, लेकिन ज़ाहिर है उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इन्होंने उन एलिमेंट्स ऐड किए जिससे उनको हम अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास होता रहे। ये जो बारात के दिन की तस्वीर हाँ, ये बारात के दिन की। अच्छा, इस जोड़े में और बेनज़ीर बीबी ने जो अपनी शादी पे जोड़ा पहना था, इसमें भी कुछ मुमासलत नजर आती है। उन्होंने वाइट पहना था और उसी को फॉलो करते हुए फिर बख्तावर ने गोल्डन कलर का जोड़ा पहना है। तो दोनों वाइट एंड गोल्ड, और ये जोड़ा बनाया है वर्दा सलीम ने, और इसमें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और वलीमे का भी गालिबन एक रिसेप्शन की भी कुछ तस्वीरें हैं, वो शायद इन्होंने नहीं शेयर की हैं। और जनाब दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर, और अल्लाह ताला इन्हें दायमी खुशियाँ नसीब करे। किसी भी एनी कपल हु गेट्स मैरिड उनको दायमी खुशियाँ नसीब करे। आमीन, बिल्कुल। अच्छा जी, जाते जाते हम एक खबर आपसे शेयर कर लेते हैं। माहिरा खान ने अदाकारी के साथ प्रोडक्शन की दुनिया में भी अब कदम रख दिया है, और माहिरा खान ने अपनी वेब सीरीज़ 12वां खिलाड़ी प्रोड्यूस की है, जिसकी कास्ट में दानियाल जफ़र शामिल हैं, शावेर जाफरी हैं। शावेर जाफरी इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर बाय द वे। क्रिकेट पर बनाई गई इस वेब सीरीज़ का पोस्टर जो है वो माहिरा खान ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। So we are looking forward to माहिरा खान्स प्रोडक्शन हाउस, और 12वां खिलाड़ी भी हम देखेंगे। और क्या हो रहा है, और क्या कह रहे थे, जल्दी से बता दें। PSL भी शुरू होने वाला है। हाँ, PSL भी शुरू होने वाला है ना 20 फरवरी से। सो ये हम मज़ीद रिलेट कर सकेंगे वेब सीरीज़। वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह सी यू टुमारो। आप अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।